वेलकम टू चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन हमारा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका नेचर कैसा है। देखिए, इसका सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है और ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, चाहे वो पान वाला हो या चाहे वो रिलायंस हो। दूसरा पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स वाला गाइडलाइंस नहीं है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जैसा लिखा है हेनरी फ्योल ने वैसे का वैसा ही अप्लाई नहीं करना है, आप अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो इसमें। तो इधर लिखा हुआ है कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल कोट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक अकाउंटेंट है, उसको सीए फर्म में 10,000 मिलता होगा और उसी सेम काम के लिए उसे रिलायंस में 25,000 मिलता होगा, तो काम एक ही है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज छोटी है और दूसरे की बड़ी है, इसलिए उसके सैलरी में डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हेनरी फ्योल ने जब ये प्रिंसिपल्स को लॉन्च किया तो वो उन्होंने अपने मन से इसे नहीं किया। वो जिस इंडस्ट्री में काम करते थे वहां पे उन्होंने लोगों के बिहेवियर को देखकर इन प्रिंसिपल्स को जन्म दिया है। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनका जो नेचर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसा कि हमने जनरल गाइडलाइंस में पढ़ा, ये लोग कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आप अपने कंडीशन के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। इस पॉइंट को ऐसा समझना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसानों को गाइड करने के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस हाउ पीपल वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, आपको मेक श्योर करना है कि ये आपके आंसर में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी इंग्लिश में अपने मन से इस पॉइंट को एलोबरेट और बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आंसर में प्रेजेंट रखें। छठा पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जो बीज आप बोओगे उसी का फल निकलेगा। आम का बीज बोओगे तो आम का झाड़ ही निकलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके वर्कर्स का आउटपुट कम है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? उनको रेम्यूनरेशन बढ़ाओगे। जब उनको अच्छा पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनका आउटपुट भी बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट है ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हुए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रिंसिपल को फॉलो करोगे और दूसरे को नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी, जिसका मतलब है कि सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है। और एक प्रिंसिपल ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। इसका मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज को फेयरली पैसे देने। अब आप ऐसा करोगे कि मैं लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करूंगा बट उनको अच्छे सैलरी दूंगा, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई एम्प्लॉय आपके कंपनी में रहेगा। तो आपको सारे अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। देखना कि ये जो मैंने दिया हुआ है थोड़ा सा इंट्रो, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मदद कर सकता है। जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अगर आता है तो आपको हेनरी फ्योल लिखना है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आता है तो आपको फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का नाम लिखना है। अब हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रिंसिपल है वो इस बुक में दिए हुए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, सीधा नाम में ही पता चलता है कि कोई भी काम हो, जितने भी काम होंगे बिजनेस में, उसे हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड करोगे कैसे? डिवाइड आपको करना है लोगों की कैपेबिलिटी और उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस में टेक्निकल काम होता है, फाइनेंशियल काम होता है, कमर्शियल काम होता है, सिक्योरिटी वाले काम होता है। अब इन काम को आप कैसे डिवाइड करोगे? क्वालिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पे। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये प्रिंसिपल बोलता है कि लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज है बिजनेस में, उन्हें एक ही सुपीरियर से कमांड मिलना चाहिए। किसी बंदे का भी दो बॉस नहीं होने चाहिए।
क्योंकि अगर आपको पता है कि क्रिकेट में जो टीम है उस टीम में एक ही कैप्टन होता है, कभी भी किसी टीम में दो कैप्टन नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, सबका अपना तरीका होता है। अगर दो लोग होंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात माने किसकी नहीं, तो इसलिए हमेशा एक कैप्टन होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अपने इंडिविजुअल मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है और आपको ऑर्गेनाइजेशन को अपने से ऊपर रखना है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो आपको कोट कर कराना है कि इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम rather देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है कि ये मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को बात पहुंचानी है, तो मैं अपने से ऊपर वाले को बताऊंगा, फिर वो अपने से ऊपर वाले को बताएगा, और हम दोनों के डिपार्टमेंट का जो कॉमन बंदा होगा वो इस बात को अगले डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी प्रोसेस है। तो इसी को कट करने के लिए हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक बोला है। गैंग प्लैंक क्या होगा कि जिस बंदे को जिस बंदे से कांटेक्ट करना है वो उसे डायरेक्ट कर लेगा, कोई सुपीरियर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज को आश्वासन देना है कि वो कब तक हमारे कंपनी में काम करेंगे। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं बताओगे, मतलब उन्हें कंफ्यूज छोड़ोगे कि आपको हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो बंदा अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाएगा। उल्टा अगर आप एज अ बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को पहले ही बोल दोगे कि भाई तू यहाँ पर 2 साल 3 साल मेरे ही बिजनेस में है, तो उसे एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा, तो उसमें वो अपना बेस्ट दे पाएगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है इनोवेशन। आपको अपने एम्प्लॉयज को आज़ादी देना है कि वो इनोवेटिव आइडियाज ला सके बिजनेस में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का सिंपल सा लाइन जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब ये है कि जो जगह जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उसे वहाँ पर ही फिट करना चाहिए। एज अ मैनेजर ये आपकी ड्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट दे कॉर्प्स। अब एस्प्रिट दे कॉर्प्स एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब है कि यूनिटी इन स्ट्रेंथ। अगर लोग सब साथ में रहेंगे तभी एकता बनी रहेगी और इसी से ही हमारा कंपनी ग्रो करेगा। आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया था। अब ये फेडरिक विंस्लो साहब थोड़े साइंटिफिक आदमी थे, तो उन्होंने अपना साइंटिफिक प्रिंसिपल लेकर आए, लेकिन इनके भी प्रिंसिपल में दम है। आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप जब भी लिखोगे, मैंने पहले भी कहा है कि सारे क्वेश्चन में डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फेडरिक विंस्लो साहब बोलते हैं कि मैनेजर को अपनी बात ना ही रखनी चाहिए किसी भी काम के रिगार्डिंग, मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई उन्हें काम दिखा कि ये बॉक्स को यहाँ से उठाकर उधर लेकर जाना है, तो वो इसमें 5 मिनट लगेगा। ये बिना साइंटिफिकली मेथड टेस्ट किए बगैर आप अपनी बात ऐसे ही नहीं रखे। आपकी बातों में साइंस का प्रूफ होना ज़रूरी है, यही ये पॉइंट बोलता है। देखना कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनेजर्स पर्सनल ओपिनियन कंपनी शुड यूज स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स। स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप साल के शुरू में अपने लिए एक गोल सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी गोल को आप पूरे साल भर अचीव करते रहे। फॉर एग्जांपल आपने अपने 12th स्टैंडर्ड की शुरू में डिसाइड किया होगा कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। अब वो डेली बेसिस पे 8 घंटा फुलफिल होना बहुत मुश्किल है, कभी 7 घंटा हो सकता है, कभी 6 घंटा हो सकता है, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है तो जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आज मैंने कम पढ़ाई की, आज मैंने कल मुझे इससे कवर करना है। इसीलिए स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड हमेशा साल के स्टार्ट पे सेट किया जाता है। अगर आपको कंपनी का एग्जाम्पल दूँ तो कंपनी हमेशा साल के स्टार्ट में अपना टारगेट सेट करती है
कि उन्हें इतने करोड़ सेल करने हैं, उसी को ही स्टैंडर्ड करते हैं। और फिर एक्चुअल में जो होगा वो बात की बात है, वो साल के एंड में हम देखेंगे। खैर, सेकेंड पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है शांति। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए। माने दो लोग एम्प्लॉयज अगर एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति कैसे होगी। यही हेनरी फ्योल कहते हैं कि जितना हो सके उतना झगड़े को कम रखे और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखे। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि फ्रेडरिक विस्लो साहब बोलते हैं कि एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और ना ही ओनर को ऐसा सोचना चाहिए कि वो है इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। यही है मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है, जो हमें प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल ने कहा था कि आपको अपनी टीम को ऊपर रखना है अपने से ऊपर, सेम यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओनर को अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हेनरी फ्योल अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिविजन ऑफ वर्क की बात करते थे, जहाँ पे काम को डिवाइड करना है। फ्रेडरिक विंस्लो साहब बोलते हैं भैया काम तो आप डिवाइड करो ही, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी को भी डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि उसकी काम डिवाइड कर दिया, काम तो डिवाइड करना ही है, लेकिन जिस काम जिसको दिया है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस काम के प्रति। यही चीज हमारे फ्रेडरिक विंस्लो साहब बोलते हैं कि प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क should always be accompanied with division of responsibility. Last principle है development of employer and employees for greater efficiencies and maximum prosperity. इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस तब बढ़ेगा जब एम्प्लॉयज को आप रेगुलरली ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, और इसी से ही ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट के लिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आ जाते हैं अपन अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फ्रेडरिक विंस्लो साहब ने प्रिंसिपल तो बता दिए, उसूल, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल, उसूल तो दे दिए, लेकिन ये उसूल को फॉलो कैसे करें, तो उन्होंने कुछ टेक्निक दी है कैसे काम को साइंटिफिकली किया जाए। वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी का मतलब ये है कि जो जो काम, फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक काम दिया गया है, आपने उनको काम दिया है कि भाई तू मैनेजमेंट करेगा, अकाउंटिंग करेगा, जो भी काम दिया है, अब उसके काम को आपको स्टडी करना होगा। अगर आप स्टडी करोगे एज एन ओनर तो आपको पता चलेगा कि ये काम कितने समय में होगा, क्या क्या चालबाजी हमारा एम्प्लॉय कर सकता है, कितना इसमें थकान हो सकती है। देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वर्क स्टडी को अगर 4 आगे डिवाइड किया जाए तो 4 स्टडी और निकलते हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। देखिए टाइम स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने जो काम दिया गया है, आपने दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें देखना है आपको कि कितना समय एग्जैक्टली लगता है। अगर एक काम को 10 मिनट लगता है तो आपका एम्प्लॉय उस काम को 12 मिनट में करेगा, तो आपको भनक लग जाएगी कि उसने 2 मिनट टाइम पास किया है। और ये टाइम पास से बचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करने के लिए ये टाइम स्टडी करना ज़रूरी है। अगला स्टडी है मेथड स्टडी। देखिए कोई भी काम करने के लिए अलग अलग वेज होते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा वे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं जो सबसे फास्टेस्ट हो। तीसरा है मोशन स्टडी, जहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट को ट्रैक करना है जो वो काम करते हैं ड्यूरिंग द वर्क। और लास्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब आपने जो काम दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, उससे उनको थकान कितनी होती है, क्योंकि अगर थकान होगी तो एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। देखना कि जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, heavy working tool result into the physical and mental stress, that is fatigue.
अब इस एग्जाम्पल को, ये जो वर्क स्टडी है, इसे और समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो आप रेफर कर सकते हो, जिससे आपको और अच्छे से समझेगा। खैर, अगला टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करके सबको एक जैसा ही सिस्टम देना है। फॉर एग्जांपल, आपने एम्प्लॉयज़ है, आपके 10-12 एम्प्लॉयज़ है, आपने 2 को लैपटॉप दिए, एप्पल के मैक दिया, आपने किसी को सेकेंड हैंड लैपटॉप दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सबको एक जैसे ही टूल्स देने चाहिए, उसी से ही आपको बेटर आउटपुट आएगा। अगला टेक्निक है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग ये है कि फ्रेडरिक विंस्लो बोलते हैं कि आपको हर बंदे का एक दिन में वो क्या क्या काम करेगा उसे पहले से ही सेट कर देना चाहिए। मतलब अगर मिस्टर चंदू मेरा एम्प्लॉय है तो मैं उससे आज रात को ही बोल दूंगा कि कल उसे किस काम को अंजाम देना है। अगला पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या कि सही जॉब के लिए सही बंदा ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय आपका एकमात्र ऐसा एसेट है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आर योर एम्प्लॉयज़। तो सही एम्प्लॉयज़ का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि काम को अंजाम कैसे दिया जाए। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने अपने फंक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्लानिंग, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लोग प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्लानिंग में 4 लोग और हैं, इम्प्लीमेंटेशन में 4 लोग और हैं। देखिए, प्लानिंग में पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या है, वो ये बताएगा कि मशीन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या बोलेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा कि काम को कैसे ख़त्म करना है। थर्ड है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो आपके टाइम को नोटिस करेगा कि आप एक काम को कितने समय में ख़त्म कर रहे हो और उसमें कितनी लागत लग रही है, माने कॉस्ट। डिसिप्लिन, क्या काम फैक्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसको ध्यान रखने वाला काम, इसको ध्यान कौन रखेगा, डिसिप्लिन। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4 लोग हैं। आपका पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या, जो आपसे काम करवा कर लेगा। अगला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस देखेगा कि आप फास्ट काम कर रहे हो कि नहीं। तीसरा है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस सारे मशीन्स का मेंटेनेंस करते रहेगा। एंड लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखेगा कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि आपके घर पे आपकी मम्मी इंस्पेक्टर है, आपने घर पे बोला है कि मैं 12th स्टैंडर्ड में 8 घंटे पढ़ूंगा। अब आप 6 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, उसका ट्रैक मम्मी पूरा रखती है, तो मम्मी एक काइंड ऑफ इंस्पेक्टर है। और लास्ट पॉइंट है आपका डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान में हमारे फ्रेडरिक विंस्लो जी बोलते हैं कि जो बंदा स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करो, जो बंदा स्टैंडर्ड से कम काम करता है उसको कम रिवॉर्ड दो। मतलब अगर आपने स्टैंडर्ड रखा था कि आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे और आपने 9 घंटे पढ़ाई की तो आपको ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड 8 घंटे रखा था लेकिन आपने सिर्फ 7 घंटे 6 घंटे पढ़ाई की तो आपके पगार कट होना चाहिए, ऐसा फ्रेडरिक विंस्लो बोलते हैं। देखिए, हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट देयर वर्क बिफोर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। On the other hand, if an employee is performing below the standard, he shall be given lower rate. इसी के साथ अपना चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 1 का वेटेज अराउंड 6 to 7 मार्क्स का है। मेक श्योर करना कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करो।